Hello everyone, I hope you all students are okay at home and enjoying. बहुत अच्छा है, सभी बच्चे एंजॉय करें, खाइए पिए और मोटे तगड़े हो जाइए, बहुत ज़रूरी भी है। इस टाइम पे नेचर अपने आप को रिकवर कर रही है और आप लोग भी अपने आप को रिकवर करिए। ठीक है, ठीक है, ओके। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने पिछले बार आप लोगों से कुछ टॉपिक डिस्कशन में रखे थे इधर। सबसे पहले टॉपिक मैंने आप लोगों से यहाँ पर पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कपल, ठीक है। और दूसरा टॉपिक जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था वो था क्या, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। जो तीसरा टॉपिक है मुझे जो आप लोगों से आज डिस्कस करना है वो है मेरा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। क्या? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। एक बात याद रखिए, जो ये टॉपिक है इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल आते ही हैं हमेशा एग्जाम में, ठीक है। जब आप इस न्यूमेरिकल के इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे तो श्योर है आप लोगों के न्यूमेरिकल का जो मेथड है सॉल्व करने का बहुत सिंपल रहेगा और आप लोग उसको आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है, अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड मैं आप लोगों से एक चीज और डिस्कस करूंगा जिसको बोलते हैं क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, we can call it by another name, that is the center of mass. Center of mass, क्लियर। इसके बाद तो बहुत सारे कुछ टॉपिक और बचे हुए हैं, जैसे कि हमारा सर्कुलर मोशन है, एक हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, दूसरा हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। तो हमारी कुछ चीजें इससे रिलेटेड जो कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल टॉपिक भी है और इसमें किस तरीके से हमें मूव करना है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। इसके लिए आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक माइंड में रखनी पड़ेगी, वो मैं बता रहा हूं। देखिए, डायग्राम माइंड में रखना पड़ेगा। देखिए, ये मेरा एक पॉइंट है ए, ये दिस इज माय सेकंड पॉइंट। ये आपका कोई भी एक रोड है, आप इसको आयरन स्टिक भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको कोई आयरन रोड भी बोल सकते हैं, समझ गए। अगर आप इसको आयरन स्टिक लेते हैं या फिर इसको आयरन रोड लेते हैं तो नॉर्मली ये आपने ऐसे रख लिया, या फिर आप इसको हैंग भी कर सकते हैं किसी चीज से, ठीक है। अगर आपने इसको हैंग कर दिया, कहीं भी आप इसको हैंग कर लीजिए। अब एक बात सुनिए, यहां पर आप लोगों ने कुछ फोर्सेस आपने लटका दिए। कैसे लटकाए? आपने एक थ्रेड लिया, थ्रेड से किसी पत्थर के टुकड़े को बांध लीजिए या फिर किसी भी मटेरियल को आप ऐसे बांध लीजिए। तो उनको आप क्या करिए, एक ऐसे थ्रेड से लटका दीजिए, ठीक है। आपने यहां पे लटका दिया, मर्जी आपकी, कहीं भी आप 2 और लटका सकते हैं, 3 लटका सकते हैं। लेकिन एक चीज माइंड में रखिए कि इसका सेंटर ऑफ पॉइंट मान लेते हैं हम यहाँ पे है, ये आपका सेंटर ऑफ पॉइंट है इसका, जिस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, ओ नाम दे दिया। इसी तरीके से दूसरी साइड में लटकाइए कि आपने एक यहां पर वेट लटका दिया, दूसरा आपने यहां पर लटकाया। तो आप और भी जो मर्जी लटका लीजिए, वो आपकी चॉइस है। और ये जो आपकी स्टिक है ये आपने किसी चीज के ऊपर रख दिया ऐसे, ठीक है। मतलब ये आसानी से ऐसे इसके ऊपर रोटेट कर सकती है, मतलब जहां पे वजन ज्यादा होगा ये उसी साइड में घूम जाएगी। जैसे कि आप कोई भी वेइंग मशीन या तराजू का एग्जांपल ले सकते हैं। जब आप क्या करते हो, कोई भी ऐसे तराजू रखते हो, उसमें एक इस साइड होता है, दूसरा उसमें इस साइड होता है, जहां पे वजन ज्यादा होता है तो ये उसी की तरफ मतलब झुक जाता है, बेंड हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से इसमें आपने क्या किया कि हमने एक मतलब कोई भी रोड लिया हमने, ठीक है, उस पर हमने दोनों साइड में कुछ वेट लटका दिए, ठीक है। मान लेते हैं इधर की साइड जो आपने चीज लटकाई है वो आपका वेट हो गया कुछ एक साइड में, वो वेट आपका मान लेते हैं इधर जो आपका वो मान लेते हैं क्या आपका F1 है, ये आपका क्या है F2 है और ये आपका क्या है F3 है, ठीक है। बट एक चीज याद रखिए, जो हमेशा सारे डिस्टेंसेस होंगे आपकी इस सेंटर पॉइंट O से मेजर करी जाएंगी। कौन से पॉइंट से मेजर करी जाएंगी? O से। मान लेते ये A है, ये B है, ये C है, ये O है, इसको आप मान लेते हैं C पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा आपका C पॉइंट है, समझ गए। अब आप एक चीज सुनिए, अगर बाय चांस, एक बात सुनो, अगर बाय चांस इधर की साइड वेट ज्यादा हो जाता है तो ये नीचे की तरफ जाएंगे, मतलब ये अपने आप को ऐसे नीचे की तरफ लेके आएगा,
नहीं समझो, बाई चांस हम मान लेते हैं इधर का वेट कम है, इधर का वेट ज्यादा है, तो ये आपका इधर की साइड ऐसे घूमेगा, मतलब जिस साइड में भी वेट आएगा वो उसी साइड में नीचे जाएगा, जिस साइड में वेट ज्यादा आएगा वो उसी साइड में नीचे जाएगा, और जिस साइड में वेट कम होगा वो थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा। आप सीसो का एग्जांपल ले सकते हैं। कई बार ऐसे दो फ्रेंड है, वो झूल रहे होते हैं ऐसे, इधर एक बैठा है दूसरा बैठा है, अगर बाय चांस इसका वजन ज्यादा है तो ये नीचे जाएगा, ये आपको ऊपर की तरफ चला जाएगा। नहीं समझो, अगर इसका वजन कम है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये कहां जाएगा, नीचे की तरफ। सेम थिंग यहां पे है, अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो अगर ये ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो अगर हम देखें तो ये ऐसे पूरा रोटेट कर रहा है, तो मान लेते हैं इसके अंदर अगर ये नीचे आ रहा है, मर्जी आप इसको क्लॉकवाइज माने एंटी क्लॉकवाइज माने, तो मैं इसको मान लेता हूं ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे की तरफ, तो मान लेते हैं आपका क्या है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, अब एक बात सुनिए, आपका एंटी क्लॉकवाइज में हमारे दो फोर्स है और क्लॉकवाइज में हमारे एक फोर्स है। ये आपकी चॉइस है भाई, आप इसको इधर रख सकते हैं, इसको इधर रख सकते हैं। मान लेते हैं ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, ये हमारा क्लॉकवाइज है। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग किस साइड में क्लॉकवाइज ले रहे हैं और किस साइड में आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। और एक चीज मैंने आपको बता ही दिया था, मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क। वो क्या बताया था मैंने, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ गए, ये मैंने आप लोगों से बताया हुआ था पहले। अब सेम चीज इसमें भी अप्लाई करो। अब किस तरीके से अप्लाई करते हो, तो मैं पहले एंटी क्लॉकवाइज का देखता हूं। एंटी क्लॉकवाइज के मैं दोनों फोर्सेस के लिए निकालता हूं। पहले के लिए, फर्स्ट के लिए, मोमेंट ऑफ फोर्स फर्स्ट पॉइंट, पहले के लिए फर्स्ट पॉइंट के लिए मोमेंट ऑफ फोर्स निकालता हूं। वो क्या बनेगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैं मान लेता हूं कि मेरा क्लॉकवाइज में जो पहला फोर्स है वो मेरा F3 है। क्या है मेरा, वो F3 है। वो पॉइंट मेरा कौन सा है, F3 है। समझ गए। अब एक बात सुनिए, मुझे चाहिए एक तो फोर्स चाहिए, एक चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मान लेते हैं फिलहाल के लिए ये चीज नहीं है, ये पॉइंट आपका प्रेजेंट नहीं है, ये वाला पॉइंट आपका नहीं है, तो सिर्फ आपके पास क्या है, ये पॉइंट है और ये आपके पास ये पॉइंट। अब एक बात सुनिए, दोनों में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, ये हमारा फोर्स लाइन है और ये हमारी O से B तक, ये हमारी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन से फोर्स के लिए, F3 के लिए। तो करिए इधर, तो हमारा बनेगा फोर्स इनटू क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, OB। क्या है मेरी, OB। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है मेरा, OB है। ठीक है, अब ये है मेरा फर्स्ट केस। अब इसी एंटी क्लॉकवाइज साइड में अगर मैं सेकंड फोर्स के लिए करता हूं, तो देखिए, तो इसमें देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, मोमेंट ऑफ फोर्स। सेकंड साइड के लिए देखो, अब इसकी जरूरत नहीं हमें, इसका हो गया हमारा। अब हमारा क्या है, फोर्स कौन सा हमारा, F2 है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हमारी, OC। क्या हमारी, OC, क्योंकि यहां पे भी हमारा 90 डिग्री एंगल है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगी हमारी, OC बनेगी। तो हमारा क्या बनेगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस OC है, तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या देते हैं भाई, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स इन एंटी क्लॉकवाइज, इन एंटी क्लॉकवाइज साइड। तो क्या बनेगा, टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करिए, F3 इंटू वट, OB प्लस F2 इंटू OC। ओके ना, तो दिस इज फॉर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, मीन्स टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स। ओके और नॉट ओके। तो दिस is the very important statement you have to keep in your mind. This is for anti-clockwise side. This is for anti-clockwise side. अब come on clockwise side. 4 clockwise moment.
क्लॉकवाइज के लिए क्या है, क्लॉकवाइज में तो सिर्फ हमारा एक ही फोर्स है। अब एक बात सुनिए, फोर्स हमारा यहाँ पे क्या F1 है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है हमारी AO है, क्या हमारी AO। तो कैसे लिखोगे देख लीजिए, तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या है हमारा F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है हमारी AO या OA, यू कैन से, you will measure all distances from center only. So I can say here that OA, here is what OC and OB, nothing will more. Clear, written or not? So I can say moment of force for clockwise, that is MOF is equal to F1 into OA, F1 into OA. So I can say this is our this clockwise side or this is our anti-clockwise side. अब come on the topic here that we are studying here moment of force means प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। जो प्रिंसिपल मोमेंट्स क्या बोलता है कि जितने भी हमारे क्लॉकवाइज मोमेंट हैं और जितने हमारे एंटी क्लॉकवाइज हैं टोटल, चाहे हमारे इधर की साइड 2 हो 3 हो 10 हो, चाहे इधर की साइड हमारे 2 हो 3 हो 10 हो, में कोई मतलब नहीं है, जितने इधर की साइड है उनका सम और जितने इधर है उनका सम, और दोनों आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। समझ गए ना? तो आई कैन से क्लॉकवाइज मोमेंट टोटल, यू विल राइट हियर टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ओके और नॉट ओके? तो आई कैन से टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू द टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। देन व्हाट इज द टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट इज व्हाट? तो दिस इज द फॉर क्लॉकवाइज मोमेंट, दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू F1 क्रॉस OA। तो टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है, F1 इंटू OA इज इक्वल टू व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, this is the anti-clockwise. So I can say here F3 into what, OB plus F2 into what, OC. Okay or not okay? So I can say here that F1 into OA equal to F3 into OB plus F2 into OC. Okay or not okay? Means clockwise moment is equal to anti-clockwise moment. Take this side into take left, keep all these functions, yeah, all these values in this side. Now what will you get? F1 into OA. So this function is the positive here. Come in this side, become negative. F3 OB, F2 OC equal to 0. So this is our final result. I can say clockwise moment प्लस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू 0, कि जितना भी क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा और जितना भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा उन सब का सम इक्वल टू क्या आएगा, आपका 0 आएगा। क्या आएगा, 0। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल वन मोर एग्जांपल रिलेटेड टू इट। सी हियर, तो आई एम ड्रॉइंग हियर, दिस इज आवर नॉर्मली A point, this is our B point. I am taking here 1 2, in this side I am taking same 3 points 4 points. So I can say this is a center point O. So this is F1, F2, F3 and F4. This is C or this point is D. Same thing. First find out in the numerical also. First find out clockwise. Clockwise is what? Means clockwise moment is equal to what? Anti-clockwise moment. ओके और नॉट ओके? अब क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है आपके, क्लॉकवाइज के फाइंड आउट करिए। फोर्स फर्स्ट F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज व्हाट, OA प्लस फोर्स F2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज व्हाट, CO या OC यू कैन से, इज इक्वल टू फोर्स F3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज व्हाट, OD प्लस फोर्स F4 perpendicular distance is what, OB. Okay or not okay? Then write this equation simply. How will you write? F1 OA plus F2 OC minus F3 OD minus F4
OB equal to 0. This is our principle of moment. Okay na? So you can write all these things as same like it and proper manner. And one thing also listen, next time when I will discuss numerical part of this topic, then there you will understand properly. Second thing, discussing here also center of gravity or सेंटर ऑफ मास. एक बात सुनिए भाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या मतलब है. पहले तो आप लोग जानिए कि ग्रेविटी मतलब मीन्स क्या है. आप लोग जानते ही हैं कि जब कोई भी चीज हम सरफेस से ऊपर उठाते हैं तो थोड़ी देर बाद नीचे अगर छोड़ दें तो नीचे गिर जाती है. वो सिर्फ ग्रेविटी की वजह से आता है. किसकी वजह से आता है? ग्रेविटी की वजह से. ठीक है. अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या है. मान लेते हैं आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है. अब ये तो है नहीं कि भाई ये पूरे सरफेस पे एक ही साइड से ग्रेविटी आएगा. अब ये बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो ये सभी मॉलिक्यूल पे क्या एक्ट करेगा? ग्रेविटी एक्ट करेगा. ये सरफेस आपका ग्रेविटी नीचे खींचेगी, इस पॉइंट को भी नीचे. मतलब जितने भी पॉइंट हैं सभी पॉइंट्स पे ग्रेविटी एक्ट करेगी और सारे पॉइंट्स को किसकी तरफ खींचेगी? नीचे की तरफ खींचेगी. ठीक है. तो इससे क्या होगा भाई, इधर भी फोर्सेस बराबर है, इधर भी फोर्सेस बराबर है. तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बॉडी आपकी स्टेबल हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, अगर उसको आपने सेंटर ऑफ पॉइंट से उठाया हुआ है तो. देखो सेम चीज मैं यहां पे करता हूं, ध्यान से देखिए. इधर सेम चीज मैं इसमें कहता हूं. देखो ये आपका पेन है, ये मैंने इसको ऐसे बंद किया हुआ है. ठीक है. अब मैं इस पेन को उठाने की कोशिश करता हूं. अब मैंने देखो ये पहले मैं इस कॉर्नर से उठाऊंगा, क्या हो गया? ये नीचे की तरफ चला गया. तो क्या इस पे दोनों साइड में फोर्स बराबर है ग्रेविटी का? नहीं, क्योंकि ये पोर्शन ज्यादा है और ये इधर की साइड तो कोई पार्ट है ही नहीं. तो कहने का मतलब क्या है भाई, यहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी इक्विलिब्रियम में नहीं है. अब मैं यहां पे लगाता हूं थोड़ा सा. देखो अब थोड़ा ज्यादा उधर झुका, उधर की साइड थोड़ा कम. अब मैं बिल्कुल यहां पे, अब देखो ये बिल्कुल बराबर हो गया दोनों साइड में. देखो ये दोनों साइड में क्या हो गया? बिल्कुल इक्वल हो गया. अगर ये दोनों साइड में इक्वल हो गया तो कहने का मतलब क्या है, इधर भी इक्वल लेंथ है, इधर भी इक्वल लेंथ है. तो कहने का मतलब क्या है, इधर मास, इधर वाला मास इधर वाली साइड के मास के बराबर है. समझ गए ना? अगर मैं इसको ऐसे उठाता हूं तो मैंने उठाया तो दोनों साइड से अगर ये इक्वल उठ जा रहा है तो कहने का मतलब इधर की साइड जो ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इधर ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है. तो दोनों साइड में जो फोर्स है वो फोर्स आपका बराबर हो गया है. ग्रेविटी फोर्स दोनों साइड में क्या हो गया? एक्सेलरेशन दोनों साइड में ग्रेविटी की वजह से क्या हो गया है? बराबर हो गया. तो जिस वजह से ना तो ये उधर जा रहा ना ये इधर की साइड जा रहा, तो ये आपका स्टेबल हो जा रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेट गेन कर ले रहा है. तो ये पॉइंट जहां पर जिस पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम स्टेट गेन करेगा ना, वो पॉइंट आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट माना जाता है. क्या माना जाता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट. अब एक बात सुनिए, अब देखो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट कहां है. देखो ये अब यहां पे है. अगर मैं इस साइड में ऐसे इसकी कैप को पेन में रख देते हैं ऐसे, तो अब देखो अब उधर की तरफ झुक गया तो आपको किधर की साइड मूव करना पड़ेगा? थोड़ा सा उधर मूव करना पड़ेगा. तो कहने का मतलब क्या है कि जहां पर वजन ज्यादा होता है, जिस साइड में वेट ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट उसी की तरफ मूव कर जाता है. समझे नहीं समझे? जिस साइड में आपका वेट बढ़ जाता है तो उसी साइड में सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव कर जाता है. तो कहने का मतलब क्या है भाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पर आप ऑब्जेक्ट को उठाएं और ऑब्जेक्ट आपका इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए, और मतलब ना वो उधर की तरफ झुके ना इधर की तरफ झुके, और वो बिल्कुल एक पॉइंट पे सेट हो जाए, और मतलब उसके अंदर कहीं भी इधर उधर मोशन ना हो. तो वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होता है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां पर बॉडी स्टेबल रहे. कई बार आपने मूवीज में देखा होगा कि जो डिफरेंट काइंड मूवीज होती है उसमें वो एक उंगली पे चेयर को उठा देते हैं, बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट को एक उंगली पे उठा देते हैं. वो क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट ढूंढ लेते हैं, और जिस वजह से वो बॉडी क्या है, दोनों साइड में स्टेबल हो जाता है. तो वो ना वो इधर की साइड गिरता लेफ्ट हैंड साइड में, ना राइट हैंड साइड में गिरता. तो जहां पे वो स्टेबल होगा ना, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट बोलते हैं. एक बात और सुनिए, अगर मैं इसको यहां से उठाऊंगा तो उधर झुक गया, अगर इसको यहां उठाऊंगा तो ये भी उधर झुक गया. तो मैं अगर इसके बिल्कुल बीच वाले पॉइंट से इसको उठाने की कोशिश करूंगा तो कहने का मतलब क्या, मैं पूरी ऑब्जेक्ट को उठा सकता हूं. तो इसका मतलब क्या है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां पे है वहां पे पूरी की पूरी बॉडी का मास भी लाई करता है, पूरी बॉडी का मास भी लाई करता है. देखो पेन को कब मैं ऊपर उठा पाऊंगा, मान लेते हैं बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा है ये, अगर मैं उसको एक साइड से उठाऊंगा तो सिर्फ मैं एक ही कॉर्नर उठा पाऊंगा. जब मैं उसको एक ही कॉर्नर उठा पाऊंगा तो मैंने पूरी ऑब्जेक्ट को तो नहीं उठा पाया. तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं पूरी ऑब्जेक्ट को नहीं उठा पाया तो वहां पे पूरा बॉडी का मास
प्रेजेंट ही नहीं है जब मैं उस पूरी बॉडी को ऊपर ही नहीं उठा पाया। अगर मैं इस इधर की साइड से उठाऊं तो भी मैं पूरी बॉडी को नहीं उठा पाया, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे भी इसका पूरा मास नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं कोई इसका एक ऐसा पॉइंट उठाऊं कि मैं अगर उस पॉइंट पे फोर्स लगाऊं और वो पूरी की पूरी बॉडी उठ के बराबर ऊपर की तरफ आ जाए, ना वो उधर की तरफ झुके ना वो उधर की तरफ झुके, तो इसका मतलब बिल्कुल बराबर है। वो पॉइंट उसका वो पॉइंट होगा जहां पे उस बॉडी का पूरा मास लाई करेगा। पूरा का पूरा मास लाइक मतलब जहां से आप उसको उठाएं, पूरा बॉडी अगर ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब आपने पूरी बॉडी को ऊपर उठा लिया, तो इसका मतलब पूरी बॉडी के मास को ऊपर उठा लिया, पूरी बॉडी के वजन को ऊपर उठा लिया। और जैसे आपने उसको ऊपर की तरफ उठाया तो इसका मतलब वो पॉइंट जिस पॉइंट से पूरी बॉडी दोनों साइड से इक्वल स्टेट में ऊपर आ रही है, तो इसका मतलब वो उसका मास पॉइंट है। तो उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास भी बोलते हैं। जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट होता है ना, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट के इक्वल होता है। दोनों एक ही बात है, क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास पॉइंट से अगर आप पूरी बॉडी को उठा पा रहे हो ऊपर, तो उससे बॉडी स्टेबल हो जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट से भी अगर बॉडी को ऊपर उठा रहे हो तो उठाने से वो वहां पे भी बॉडी आपका क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, मतलब फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये होगा भाई इधर वाले फोर्सेस के बराबर हो जाएंगे, और जब दोनों फोर्सेस बराबर होंगे तो बॉडी ना तो उधर जाएगा ना बॉडी इधर जाएगा, बॉडी बिल्कुल एक ही पॉइंट पे स्टेबल और फिक्स हो जाएगा। तो उसमें किसी तरीके का इधर उधर मोशन पॉसिबल ही नहीं होगा। नहीं समझो? तो ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास का मीनिंग है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आप लोगों को हमेशा अपने माइंड में रखें। तो मैं इसके कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि देखो, आपके पास कोई रिंग है, ये आपके पास रिंग है, इस रिंग को आप कैसे उठाओगे, कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको इस तरीके से उठाना है इस रिंग को ताकि इसका सेंटर ऑफ पॉइंट आपके पास रहे, ताकि जब आप इस रिंग को उठाओ तो रिंग आपका बिल्कुल एक इक्विलिब्रियम स्टेट में ऊपर आए। तो आप क्या करोगे, इसके चारों तरफ धागा लपेट दो, ऐसे एक धागा इधर लपेट दो, एक धागा ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये जहां पे कट करेंगे तो आप वहां पे एक रस्सी बांधो, और जब आप इसको ऊपर उठाओगे तो आप देखोगे कि वो रिंग बिल्कुल ऐसे बराबर की साइड से ऊपर की तरफ आ रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेट में ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में वो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब वो स्टेबल होगा, तो वो पॉइंट उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है। तो कोई चीजें आपके पास, किसी चीज का आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड आउट करोगे। ये आपका रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट कहां होगा, इसका आपने इसको यहां मिलाया, इसके डायगोनल को इसको यहां मिलाया, तो आपका जहां पे दोनों कट करेंगे वहां पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होगा। मतलब जहां पे आप इसको उठाने की कोशिश करोगे ना, तो इस पूरी बॉडी आपकी स्टेबल और इक्विलिब्रियम चारों साइड से बराबर सरफेस से ऊपर उठेगी। ठीक है, और भी कई चीजें ले लेते हैं। सर्कल का कहां होता है, उसके सेंटर पे होता है। ट्रायंगल का कहां होता है, जहां पे उसके मीडियन कट करते हैं। ये इसके मीडियन कट कर रहे हैं, एग्जांपल आते हैं एग्जाम में भाई, यहाँ पे इसके मीडियन कट कर रहे हैं, तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है। और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन एक बात सुनिए, ये आपकी कोई बॉडी है, इसके ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके ऊपर ही है, ट्रायंगल का उसके ऊपर ही है, सर्कल का भी उसके ऊपर ही है। कई ऐसी ऑब्जेक्ट होती हैं जैसे जिनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट उनके ऊपर होता ही नहीं, उनसे बाहर होता है। तो एक बात देखिए, ये आपकी कोई इस शेप की बॉडी है, ठीक है ना। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट कहां मिलेगा आपको, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट कहां मिलेगा, यहां नहीं मिल सकता, कहीं भी नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सही से यहां पे मिलाइए, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट आपको यहां पे मिलेगा बाहर की तरफ। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के अंदर या ऊपर, तो ऊपर प्रेजेंट हो सकता है क्या, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। यस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट कैन बी प्रेजेंट आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी ऑल्सो। Okay or not? Okay. So many examples are given in your book. You can see there and do things properly and understand the topic. If you will not understand, then send me SMS in comment section. I will explain next time. God bless you.